एशियन न्यूज की इस पेशकश में यहाँ जितने लोग हैं मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ एशियन न्यूज परिवार की ओर से। दरअसल संतुलन का समीकरण हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों में क्या बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, क्या है और कहाँ पर क्या कमी है, क्या बेहतर है, हम इसकी बात करते हैं। संतुलन का जो समीकरण है उसमें हमने हर क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया है कि एक प्रक्रिया क्या, आप क्या सोचते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे, स्कूली बच्चे, उन पे कई बार आरटीओ भी कहता है, यातायात वाले भी कहते हैं कि वो जो है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनकी उम्र नहीं है, माता पिता को भी समझाइश देते हैं पर बच्चे उड़ जाते हैं और कई बार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। हम देखते हैं कि नशे की हालत में भी बहुत लोग गाड़ियां चलाते हैं। हम देखते हैं कि बिना हेलमेट लगाए भी लोग गाड़ियां चलाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि देश की बड़ी आबादी अभी भी घर से नहीं निकलती। भारतीय समाज घर घुसू समाज है जो घर में रहना पसंद करता है। कभी आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत का हर आदमी सोचे कि मैं घर से निकलूं और जाऊं कहीं घूमने, तो आप ये सोच लीजिएगा कि अगर अभी तो हमारे देश की 80% आबादी, जिसमें हम लोग किसान हैं, अपनी खेती बाड़ी इसमें उसमें रिश्तेदारी भी अभी एक डरे हुए हम लोग तो अपने आसपास में जान पहचान में ही करते हैं। यदि हमने कहा कि हम एक ग्लोबल विलेज हो गए हैं, हम एक वैश्विक ग्राम हो गए हैं और हमने अपने रिश्ते दूर करना शुरू किए, तो हम कैसे जाएंगे। अभी शादी का सीजन आता है तो बस के लोग बताएंगे कि कैसे बसों की मारामार मस्ती है। अभी चुनाव आएगा तो मतदान के लिए जब दल रवाना होंगे तो बहुत सारी गाड़ियां जो हैं अधिकृत की जाएगी, तब पब्लिक को दिक्कत होगी। ट्रेनों में हम देखते हैं कि जब भी हमारे यहाँ तीज त्योहार आते हैं और विवाह आते हैं, और विवाह में पता नहीं पंडित जी एक ही दिन ऐसे मुहूर्त निकालते हैं कि उस दिन पंडित भी नहीं मिलता, बैंड बाजा बारात भी नहीं मिलती, गाड़ियों में जगह भी नहीं मिलती और लगता है कि आज शादी होगी तो जीवन सफल हो जाएगा। पर हमने कालांतर में देखा कि कितने ही मुहूर्त लगाओ, कितनी जन्म कुंडली मिलाओ, कितने ही पंडित जी को बुलाओ, जिनको लड़ना होता है वो लड़ते हैं। हमारे न्यायालय इस बात के गवाह हैं कि तलाक के केस बढ़ रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं परिवहन की सुविधाओं पर, इसीलिए आज हमारे साथ बात करने शिवेश सिंह जी हैं जो परिवहन सलाहकार हैं। हमारे साथ में प्रतिमा नायडू जी हैं जो रोटरी क्लब से जुड़ी हैं, उनकी गवर्नर हैं। हमारे साथ शिव प्रसाद जी हैं जो रेलवे मामले के जानकार हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में जो भाजपा है उसकी सोनिया साहू जी हैं। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में आप अपनी अपनी बात कर सकते हैं, आप किसी से असहमत हो सकते हैं, पर यह मंच किसी से बहस कराने का नहीं है। आप अपनी बात करें, अपना पक्ष रखें। हम इसको 1 घंटे का प्रोग्राम टीवी पे चलाएंगे और जो भी क्लिपिंग होगी, जो भी आपने कहा है और आप बाकी लोगों ने कहा है, वो हम आपके नंबर पर, आप हमारे साथियों के पास नंबर लिखा देंगे तो हम उस नंबर पे आपको उसकी क्लिपिंग देंगे। और इसी तरह का हम सिलसिला टीवी के माध्यम से, जो कि हमारा नेशनल चैनल है, रीजनल चैनल है, उस पर हम ये चीज़ें प्रसारित करते हैं। तो इस कार्यक्रम को जो है मेरे सहयोगी अभिनीश शुक्ल जो हैं वो संचालित करते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं वो आएँ और संतुलन का समीकरण जो है वो किस तरह स्थापित होगा परिवहन के मामले में, चूंकि वो भी एंकर होने के साथ साथ उनकी अपनी बस कंपनी भी है, तो ये एक एंकर बस कंपनी भी चला सकता है या बस कंपनी चलाने वाला एंकर भी हो सकता है। तो ये दोनों ही बात है। तो मैं अभिनीश शुक्ल जी को यहाँ बुलाता हूँ कि वो आए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में। आज की हमारी परिचर्चा का विषय हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ एक मुख्य मुद्दा है, परिवहन और उससे जुड़ी सुविधाएं और उससे जुड़े मुद्दे। तो परिवहन को अगर हम देखते हैं तो परिवहन में रेल परिवहन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट का जो नेटवर्क है वह एक लिमिटेड उस पे है और कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी सड़क परिवहन पे जुड़ी हुई है। तो ऐसे सब तमाम मुद्दों पर बात करते हुए कि क्या तकलीफें आ रही हैं परिवहन से जुड़े मुद्दों पर, क्या नई तकनीकों का फायदा हमें मिल पा रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम एक बैलेंस इक्वेशन तलाश करेंगे। एक्चुअली रायपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उससे तो आई एम नॉट हैप्पी,
क्योंकि देखिए मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ, 4 व्हीलर में ड्राइव करती हूँ और मुझे डेली सिटी में जाना पड़ता है और डेली इतनी सारी मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर जगह ट्रैफिक जैम और रूल्स रेगुलेशन इतने बनाए गए हैं लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। और हमारे देखिए हर स्क्वायर पे इतनी मतलब कैमरेज वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग फिर भी डरते नहीं है। कोई कहीं से भी आ रहा है, कोई से, और 2 व्हीलर वाले तो बहुत ही ज़्यादा रफ ड्राइव करते हैं। आप जा रहे हैं, वो आपके सामने से अचानक से निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक व्यवस्था तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जैसे मेट्रोज वगैरह में जाइए, वहाँ लोग रूल्स रेगुलेशन से चलते हैं और किसी ने भी रूल ब्रेक किया तो वहाँ की ट्रैफिक पुलिस तुरंत वहाँ काम करती है, तुरंत एक्शन होता है। तो इससे लोग थोड़ा डरते हैं। हमारे बीच सोनिया साहू जी जुड़ी हुई हैं। मैडम, आप बीजेपी से ओबीसी महिला जिला मंत्री हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैडम, जो वर्तमान में बात हुई, ये बीजेपी का क्या ऐसा कारण है जो रायपुर को खोदापुर का नाम दे दिया गया है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं अपने स्थायी निवास दलदल सिवनी से इधर तक आई हूँ। इसके बीच में इतने गड्ढे हैं, क्योंकि नालियाँ बनाना है, नालियों का चौड़ीकरण करना है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे मार्गों को बंद कर दो। और दूसरा, यदि आप बंद कर रहे हैं, जैसा कि हमारी मैम ने भी ये चीज़ बोला कि आप एक चीज़ को कंप्लीट करके फिर दूसरा स्टार्ट करिए, क्योंकि सारी जगह से अभी एक रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक दुर्घटना हुई थी। ऐसे ही गड्ढे पड़े थे मतलब, और उसमें एक बच्ची, स्कूल की बच्ची लौट रही थी और उस मतलब जैसे ही वो गड्ढे में गिरी और उसके ऊपर से बस चली गई, उसकी डेथ हो गई तुरंत। तो ये इन सब का जिम्मेदार कौन है? यहाँ की सरकार ही है ना। यहाँ जो कांग्रेस सरकार जिस टाइप से यदि वो बोलती है कि इस चीज को डेवलपमेंट का नाम देती है, तो ये तो गलत है कहीं से भी। चलिए हम परिचर्चा में आगे बढ़ते हैं। शिवेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवेश सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, परिवहन विभाग से जुड़े हुए हैं और आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा शिवेश जी, सोनिया जी ने जो अभी बातें कही हैं, क्या आप उन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख सकता, क्योंकि जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कारण वही था कि वो 55 सीट से 15 सीट पे आ गए। अगर भारतीय जनता पार्टी सड़कों का इतना ध्यान रखती, सड़कों के विकास पे ध्यान देती या नई नई परियोजनाएं चलाती, तो उनका ये हाल नहीं होता जैसा कि इन्होंने बताया है। आज रेल का जो हाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है रेल। आप देखिए रेल कितनी कैंसिल हो रही है, कितने परेशान है जनता। आप अच्छे रेलवे बना लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लें, या प्लेटफॉर्म नया कर दें, या उसको मॉल के समान बना दें, ये पर्याप्त नहीं है। बल्कि वहाँ पे जो संचालित होने वाली रेल है वो संचालित होनी चाहिए लगातार। और सेंट्रल गवर्नमेंट केवल माल भाड़े पे ध्यान दे रही है। यहाँ पे आम जनता को जो तकलीफ हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार का कोई सरोकार नहीं है। लगातार आप जाइए, दिल्ली का टिकट कटाइए। अभी पिछले हफ्ते 14 अगस्त को मेरी टिकट कैंसिल हो गई। बाद में मैं स्टेशन पहुंचा, पता लगा रेलवे के। ऐसा मैं अकेला नहीं, लाखों लोग हैं जो रेल से परिवहन करना चाहते हैं और उनकी टिकटें कैंसिल हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि रेल को दुरुस्त करना चाहिए और जनता को अच्छे से अच्छा फैसिलिटी प्रदान करना चाहिए, ताकि लोग यात्रा कर सकें और अपने स्थानक पे पहुंच सकें। वर्तमान में मैं इस संबंध में मेरा स्पष्ट व्यू है, चाहे सरकारें किसी की भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वर्तमान में पूरे देश के अंदर में जो सड़क परिवहन की दशा है वो पर्याप्त नहीं है किसी भी स्थिति में। गांवों को कई प्रकार की सड़कें होती हैं, नेशनल हाईवे होती है, स्टेट हाईवे होती है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत की सड़कें होती है, और आखिरी में अभी एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, उसकी सुविधाएं होती है। तो उस प्रकार की फैसिलिटी इनको जनता को दी जाती है कि इन पे ये अपनी वाहनों का संचालन कर सकें, यात्री अपनी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार का संचालन कर सकें। तो इस संबंध में अच्छे कानून बनाए जाने चाहिए। और इस देश के अंदर जितने भी कानून बनाए गए हैं वो जनता की भलाई के लिए बनाए गए हैं, ना कि किसी पार्टी के हित के लिए। तो अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान करना चाहिए, अपने सड़क परिवहन के रूट को ठीक करना चाहिए, रेलवे के रूट को क्लियर करना चाहिए। और इस देश के अंदर में जो सड़क परिवहन है, इस दुनिया के अंदर में यातायात का सर्वोत्तम साधन है। एक तो वायु परिवहन होता है, एक सड़क परिवहन होता है, एक रेल परिवहन होता है। तो सबसे अच्छा, जहां तक वायु परिवहन ना जा सके, फ्लाइट ना जा सके, जहां तक ट्रेन ना जा सके, वहां तक यात्री बस पहुंचती है। इसलिए दोनों सरकार को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो,
सड़क परिवहन के अंतर्गत आने वाले यात्री बस सुविधाओं के विस्तार को ध्यान देना चाहिए, ताकि आम जनता को यातायात की सुविधा मिल सके और एक दिल्ली से लेकर के दूरस्थ गांव में बसने वाले लोगों को, आम जनता को ये सुविधा का लाभ प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप दुप्पड़, सुरक्षित भवा फाउंडेशन चेयरमैन हूं। हम गत 10 वर्षों से समाज सेवा के कुछ कार्य कर रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक डिसिप्लिन एक मुख्य उद्देश्य रहता है। कोई भी सामाजिक संस्थाएं जितनी भी देश में काम करती हैं, उनका कोई ना कोई एक सामाजिक उद्देश्य से वो आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज के लोगों में जो दिक्कतें आती हैं, जो सुविधाएं कम रहती हैं या सरकार की ओर से या जिस किसी भी कारण से, उसमें हम अपना योगदान निःशुल्क देने का प्रयास करते हैं, ताकि समाज में जो तकलीफें हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सके और नए नए तरीके से लोगों को हम अपने जागरूक कर सकें नियमों का पालन करने के लिए। जी, जैसा कि हमारी संस्था का नाम है सुरक्षित भवा फाउंडेशन, तो वी आर वर्किंग फॉर द सेफ्टी, और सेफ्टी में ट्रैफिक एक मुख्य उद्देश्य है। आज हम जैसे पानी पीते हैं, इट शुड बी सेफ। अगर हम खाना खाते हैं, इट शुड बी सेफ। अगर हम सड़क पे चलते हैं तो इट शुड बी सेफ। अगर हम सांस ले रहे हैं, जो 24 घंटा हम लेते हैं, तो सुरक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो एक ये ऐसी सुरक्षा यूनिवर्सल वर्ड है जो हर वक्त हमेशा हमारे साथ रहती है। और हमको लगता है सड़क मार्ग में जो लोग चलते हैं, जो नियमों का पालन करते हुए भी कई बार प्रॉब्लम में फेस करते हैं, उन सब लोगों के लिए हम एक जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसको ट्रैफिक रेडियो नाम दिया हमने। हमारी संस्था चौक चौराहों पर स्पीकर्स लगाकर जब ट्रैफिक सिग्नल्स पर अपने ग्रीन लाइट का वेट करते हैं, तो उनके वेटिंग टाइम का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, और हम उन्हें हेलमेट पहनने के लिए, सीट बेल्ट लगाने के लिए, और क्यों लगाना चाहिए इसके कारण के साथ छोटे छोटे मैसेजेस और जिंगल्स जिसको कहते हैं, वो हमारा प्रसारण प्रदेश के लगभग 10 शहरों से हो रहा है। 1985 से अप डाउन कर रहा हूँ, दैनिक रेल यात्री हूँ और दैनिक रेल यात्री मंच का अध्यक्ष भी हूँ। और हम लोग के प्रयासों से, दैनिक रेल यात्रियों से 30 दिसंबर 1992 को माननीय विद्याचरण जी के सहयोग से हम लोग को पहली लोकल मिली थी रायपुर बिलासपुर। ये हमारा सौभाग्य था। वर्तमान में हम लोग जिस समय अप डाउन कर रहे थे, आज भी वही स्थिति है। हम लोग स्टेशन पहुंचते हैं, गाड़ियां पता लगा 1 घंटे लेट आ रही है, 2 घंटे लेट आ रही। सुविधा के नाम पे बोलोगे तो रेलवे ने हमको कोई सुविधा नहीं दी है। वर्तमान में जो एक्सप्रेस गाड़ियां थी, जिनमें स्लीपर कोच 10-12 रहते थे, आज 6 कर दिए हैं। उनमें गंदगी इतनी रहती है कि हम लोग को बैठना मुश्किल हो जाता है। जो टॉयलेट है, आप भी कभी यात्रा करे होंगे तो देखे होंगे, इतनी बदबू आती है कि आम पैसेंजर का बैठना मुश्किल है। और लंबी दूरी वाला, देखिए, सबसे पहले इस व्यापार में मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के नाम से रेलवे का तो ट्रैक ही नहीं है। अगर देखें आप तो अंबिकापुर ट्रैक है, पहले एक धमतरी ट्रैक था, उसको भी बंद कर दिया गया। दुर्ग राजनांदगांव तक गाड़ी जाती है, यहाँ से बिलासपुर अंबिकापुर तक जाती है। तो पूरा रेलवे तो पहले ही यहाँ पे बर्बाद था, अब और उसको परिवहन में लाके, माल परिवहन में लाके और रेलवे की बैंड बजा चुके हैं। अब जो भी छत्तीसगढ़ में कार्य चल रहा है वो बस के भरोसे ही चल रहा है, बस वालों के कारण ही चल रहा है। आज छत्तीसगढ़ के हर कोने में, आप एक कोने राजनांदगांव से बॉर्डर से चालू करिए, चिचोला राजनांदगांव से, तो जगदलपुर, बलरामपुर, इस कोने में चले जाएंगे तो आप जसपुर, गुमला, यहाँ से चले जाएंगे जगदलपुर, सुकमा, कोंटा, चारों तरफ प्रदेश के, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, जो आज हिंदुस्तान का सेंटर है, उसमें देखेंगे आप तो रेलवे के नाम से शून्य है। सिर्फ बस परिवहन के नाम से आज यात्री परिवहन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसी के ही भरोसे में यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। दूसरी चीज़, आप बस का ये तो हो गया, स्टेज कैरेज में गाड़ियाँ जो एक शहर से दूसरे शहर में जा रही हैं। एक और बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पे कोई गौर नहीं करता, सिटी बस। आज रायपुर सिटी बस क्या है? सबसे पहले सिटी बस को तो मजाक बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। सिटी बस जिस दिन से डली है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ आज नया राज्य बना हुआ है, जिसको आज बने हुए मुश्किल से 22-23 साल हुआ है। उसके बाद रायपुर राजधानी बनी, राजधानी धीरे धीरे बड़ा आकार लेते गई।
जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम से बहुत शानदार सिटी बस चलनी चाहिए थी, उसमें सिटी बस देखिए पहले दिन से जब ये सिटी बस चालू हुई 13, 14, 15 से, तब से इसको सिर्फ निचोड़ा गया और चूसा गया। जो भी यहाँ कॉन्ट्रैक्टर रहा छत्तीसगढ़ में, जो सिटी बस की काम को लिया, उसने सिर्फ सिटी बस का दुरुपयोग किया। सिटी बस क्या है, सिटी बस कैसे चलना चाहिए, ये आज भी किसी को नहीं मालूम। जैसे आपने प्रश्न किया कि रायपुर ट्रैफिक में जो रायपुर शहर में जो भी कैमरे लगे हैं वर्किंग है या नहीं है। रायपुर शहर में तकरीबन 1100-1200 कैमरे लगे हैं, तकरीबन 46 चौकों पर कैमरे लगे हैं। सभी कैमरे बाकायदा काम कर रहे हैं और कैमरे का मॉनिटरिंग यहाँ हमारे जयस्तंभ चौक के पास मल्टी स्टोरी पार्किंग में पूरे सभी कैमरों का मॉनिटरिंग हो रहा है। हाँ, ये कह सकता हूँ मैकेनिकल है, कोई भी संसाधन बिगड़ सकता है, 1-2% कैमरा बिगड़े होंगे तो नहीं बोल सकता, बाकी लगभग सभी कैमरे चालू हैं सर। अच्छा, और इसमें अगर हम बात करें कैमरे की जो बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि इसकी कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट्स की आपस में भी होनी चाहिए? पुलिस विभाग जो है उसको कहीं ना कहीं टाउन एंड कंट्री से, नगर निगम से एक सामंजस्य बना के काम करना चाहिए, जिससे एक सुचारू व्यवस्था हमारे शहर में बनाई जा सके। जी, ये कैमरे का सभी का विभाग के सामंजस्य है, स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम के तहत उसके तहत लगा है। जहाँ कैमरे का मॉनिटरिंग होता है वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पर्सन बैठते हैं, हमारी ट्रैफिक पुलिस के, अपराध से भी किसी प्रकार का अपराध होता है तो आपराधिक गतिविधि को नियंत्रण करने वाले वो भी पुलिस बैठती है। सभी विभाग का आपस में सामंजस्य है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या आती है तत्काल उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, हमारे शहर की जनता के बारे में अगर बात करें तो आपका क्या सोचना है कि जनता हमारी जागरूक है ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों के बारे में? देखिए सर, मैं एक यातायात प्रशिक्षक होने के नाते मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं ट्रैफिक पर ज़्यादा फोकस करता हूँ जी। सबसे पहला ट्रैफिक पर 2 ही प्रकार की समस्या है। सबसे पहला तो रोड एक्सीडेंट है, दूसरा यातायात जाम की स्थिति निर्मित होना। जी। यदि भारत देश में जितना रोड एक्सीडेंट होते हैं तकरीबन 5 लाख से ऊपर रोड एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख से ऊपर लोग मारे जाते हैं जी। और कहीं कहीं यातायात जाम की स्थिति निर्मित होता है। यदि भारत देश में 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, इस प्रकार ट्रैफिक जाम होता है, तो भारत देश के कुल GDP को तकरीबन 2.5% हिट करता है। अब भारत देश का कुल GDP का 2.5% तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपया होता है। और कहीं भी रोड एक्सीडेंट होता है और यातायात जाम की स्थिति निर्मित होता है, वहाँ ये 3 मौजूद रहते हैं। तो ये सब चीजों की जानकारी के लिए पुलिस विभाग द्वारा कुछ जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं? जी, बाकायदा सर। वर्ष 2009 से लगातार यानी कि कंटिन्यू मैं 365 दिन में तकरीबन 150 दिन किसी सेमिनार पर किसी न किसी इवेंट में रहता हूँ। जी जी। इतने लोगों को प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो परिवहन विभाग से जो लाइसेंस इशू करता है इसी शर्तों के आधार पर करता है कि उसे नियमों के बारे में जानकारी हो। यदि उसके पास लाइसेंस है, उसे अज्ञानी अनाड़ी यानी कि वाहन चालक नहीं समझ सकते। वो जानकार है, वो जानता है कि ये लाल बत्ती जल रहा है, ये रॉन्ग साइड है, वो जानता है वो। लेकिन कुछ स्वार्थ परक के नाम से वो नियमों का उल्लंघन करता है। और स्वार्थ परक क्यों उल्लंघन करता है आप खुद बखूबी जानते हैं मेरे से। हमारे बीच नवशरण गर्चा जी हैं, आप बस ओनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। नवशरण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारा शहर रायपुर एक महानगर के तौर पर विकसित हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे शहर में भी कुछ मल्टी मॉड्यूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और क्या है ये मल्टी मॉड्यूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जरा हमें इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे पहले भी यहाँ डिस्कशन हो चुका है कि 3 मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एक एयर हो गया, हवाई सेवा, एक हो गई ट्रेन और दूसरी हो गई बस। जी जी। अब जो भी नए शहर ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी बन रहे हो, अपने भारत में भी जो नए बस स्टैंड या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, वो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं जैसे पैसेंजर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। आज की डेट में अगर आप हमारा बस स्टैंड जो देखें, जो शहर के कोने में है जी, अगर 200 रुपये दे के कांकेर से एक पैसेंजर रायपुर आता है जी, उसे अपने अगले गंतव्य में जाने के लिए, जैसे अगर उसने रेलवे स्टेशन जाना है, बस में ट्रैवल करने वाला आदमी प्राय रेलवे स्टेशन ही जाएगा जी, वो एयरपोर्ट नहीं जाएगा, तो उसको जितने किराए में वो कांकेर से रायपुर पहुंच चुका है उससे शायद अधिक किराया देना पड़े, या कोई ऐसा क्लियर उसके पास साधन ना हो जो चिन्हित किया गया हो। तो पैसेंजरों की सुविधा के लिए अगर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनाए जाएं, जहां पे बस सेवा, रेल सेवा, एयर सेवा, सबका कनेक्शन हो। अच्छा, हम अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो बोलना है, या हम देखते हैं कि अगर कोई परिवहन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो वो रोड टैक्स भी दे रहा है, वो GST भी पटा रहा है, वो नेशनल हाईवे का आपका रोड का टोल टैक्स भी दे रहा है, फ्यूल में भी टैक्स दे रहा है, तमाम तरीके के टैक्स आप लोग वहन कर रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है शासन से किसी प्रकार की मदद मिलनी चाहिए अगर आप इतना सब सरकार के प्रति? शासन से हमें मदद की इतनी उम्मीद नहीं है, मतलब हमको उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम एक बिजनेसमैन हैं। जी जी लेकिन जहां तक टैक्स का सवाल है जी, आखिर ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एक पब्लिक सर्विस है। जैसे अभी भावेश भैया ने बताया, जी। एक कोने से दूसरे कोने तक छत्तीसगढ़ के चारों कोने में जी। बस पहुंच रही है। हर जगह हवाई जहाज नहीं पहुंच रहा है, हर जगह रेल नहीं पहुंच रही है, जी। लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो होती है कि अगर आदमी अपने घर से निकला और उसे अपने गंतव्य पे पहुंचना है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको केवल और केवल रोड के जरिए मिल सकती है। ऐसे में जब हम पब्लिक सर्विस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस और बेटर हो, हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि लोग अपना पर्सनल व्हीकल को चलाना बंद करें और बस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब चाहे ऐसे वो आपका किसी भी बोलने- तरीके की हो उसके ऊपर डिपेंड हो। बहुत अच्छी जानकारी आपने नवशरण जी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय गिल जी हमारे साथ मौजूद हैं महिंद्रा ट्रेवल्स से। अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ फोकस बढ़ गया है, सरकार का बोलें, पब्लिक का बोलें, तो आपको क्या लगता है ये सही है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोगों का तरफ रुझान बढ़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल की जी। तरफ, मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई बहुत खासा फायदा नहीं है। जी, आज आपको पैसा वर्तमान उसमें- की अगर हम बात वर्तमान करें की तो। बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो आपको बिजली जिससे आपको प्रदान की जा रही है वो भी आपको थर्मल पावर प्लांट से बिजली प्रोवाइड करी जा रही है। जी 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 जी। जिसको कोयला जला के, जहां से आपका कोयले को जला के, कोयले जी, से जी, जला के हाँ। बिजली बना के वो बिजली आपको provide की जा उत्सर्जन रही है। उसी से हो रहा है, उसी ठीक से बोल हो रहे रहा हैं है, हुआ आप। किया जा जी, रहा जी। है। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक से फायदा है। सोलर अगर अपने सोलर आपके फार्म्स रहे या फिर सोलर आपका एनर्जी अगर आपने यूज करके उससे इलेक्ट्रिक अगर आप आगे सप्लाई करें तब आपका इलेक्ट्रिक फायदा है। दूसरा, जो बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों में लग रही है, जी जी लिथियम आयन बैटरी, जी, जी। वो लिथियम आयन बैटरी भी नेचर से निकाली जा रही है। वो भी जी, उसको जी। एक्सट्रैक्ट करने में जितना खर्चा आ रहा है उसको आपको कहीं ना आप कहीं समझिए पर्यावरण का नुकसान पर्यावरण है। का नुकसान ही करके उसको निकाला जा रहा है। जी जी। तो कुल मिला कहानी है कि इलेक्ट्रिक फायदेमंद लोगों को अभी दिख रही, बट लॉन्ग टाइम फायदेमंद नहीं इलेक्ट्रिक। जैसे एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जी, जी। जो इलेक्ट्रिक से अनुरूप नहीं, बट एक इलेक्ट्रिक से आगे, जिसमें पानी अभी दिल्ली में चालू हुई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की पहली बस चालू हुई जी, है। जी, जी, जी। मगर टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है अभी, जी, जी। जिसको अभी आने में 5-7 साल, विकसित होने 5-7-8 साल लगेगा। जी, उसके जी। बाद से फिर वो चीज चालू होगी। रही बात अभी फिलहाल इंडिया, हमारा प्रदेश और हमारा देश डेवलपिंग है, तो जी, जी। डीजल वाहने ही गाड़ी चलेगी, तो उसमें अब लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा। हमारे बीच शिवशंकर राजपूत जी हैं, आप स्वाभिमान टैक्सी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजपूत जी, आप लोग एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, टैक्सी का काम है आपका वहाँ पे, तो क्या लगता है वर्तमान में जो रायपुर का एयरपोर्ट है और हमारे जो पैसेंजर्स हैं, कहीं ना कहीं बढ़ावा आया है पैसेंजर्स के फ्लो में हमारे यहाँ? सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग 800 गाड़ी हमारे संगठन में चलती है जी, और जी। हमारा मुख्य कमाई का पैसेंजर जरिया हमारे बढ़े हैं, पहले आप हमें ये बताएं। पैसेंजर बिल्कुल बढ़े रायपुर हैं। एयरपोर्ट में हमारे पैसेंजर्स बढ़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल पैसेंजर डेली बढ़े हैं और जी। बढ़ते जा रहे हैं, जी, क्योंकि जी। कभी क्या होता है किसी को ट्रेन लेट हो जाती है। जी जी जर्नली आदमी ट्रेन वाले ही अक्सर फ्लाइट करके आते हैं जी 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 और वहाँ की जो गतिविधियां हैं जी। उसको अगर आप लोग जाके देखें तो बहुत ही नकारात्मक है। अच्छा, अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले एक खबर आई कि विवाद हो रहा है एयरपोर्ट में आपस में, तो वो क्या स्थिति थी जो ऐसे विवाद की स्थिति निर्मित मैं हो गई वहाँ उसी पे? मुद्दे में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर उनका टेंडर नहीं जी। है, कोई भी कंपनी हो, जी। तो कायदे से अथॉरिटी और प्रशासन को उनको वहां से हटा देना चाहिए। जी 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 इससे क्या होगा, जिनका टेंडर है उनको और जिनका टेंडर नहीं है उनके बीच विवाद नहीं होगा। जी, जी, जो जी। पिछले दिनों विवाद हुआ वो जी। इसी चलते हुआ जी। कि वहां पे बाहरी व्यक्ति लोग बिना टेंडर के कमाई कर रहे थे और जिनका टेंडर था वो लोग भी थे, तो दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद बहुत बढ़ा, जी। जिससे कस्टमर को भी बहुत सारी परेशानी होती जी, है। जी। लेकिन इस विषय में न प्रशासन और अथॉरिटी को गुमराह किया जा रहा है और मैं चाहूंगा कि वहाँ की सुविधाओं को सुधारे, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल है हमारे एयरपोर्ट का। हमारे राज्य में इतना सुंदर एयरपोर्ट है, लेकिन अगर वहाँ पे आप ड्राइव कर चले जाएंगे या आप कहीं से उतरेंगे फ्लाइट से और बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई ऑटो स्टैंड में पहुंच गया हूँ। नहीं तो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है? इस मैंने तरीके की अथॉरिटी अगर को कुछ चीजें हो रही हैं लगभग तो? बीते 8 महीनों में 3 लेटर जारी कर चुके हैं। जी हमें एयरपोर्ट डायरेक्टर से मिलाया नहीं जा रहा है। जी, हम जी। जब भी मिलने जाते हैं हमें नीचे के लोग बात करके बाहर निकाल देते हैं। इस विवाद में हमारा संगठन के साथ हमारे बीच में आंदोलन भी जारी किए थे
जिसमें प्रशासन की तरफ से हमारे ऊपर हमला भी हुआ, जी, जी। लाठीचार्ज भी की गई। जी जी तो हमारा यही कहना था कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके पहले चीज़ों को समझो जी, जी। कि परेशानियां किनको हो रही है। जी जी कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि हमारे पैसेंजर बाहर से हमारे राज्य में आते हैं, उनको अच्छी सुविधा दें, लेकिन अथॉरिटी का फर्ज बनता है कि आप अपनी सुविधाओं को पहले आके नीचे समझें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलिए शिवशंकर जी, हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी जो तकलीफें हैं वो हम अपने मंच से पहुंचा पाए आगे तक। खेमराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। खेमराज जी, आप परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आज स्टार्टअप का काफी बोलबाला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवहन में स्टार्टअप की गुंजाइश है? बताएं जरा इसके। स्टार्टअप हमारे परिवहन में आसान नहीं है जी। अगर आपको परिवहन का काम करना है तो उसके लिए आपको लगभग 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जी जिसे आज आप किसी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के थ्रू इस परिवहन सेवा को जी। आप स्टार्ट नहीं कर सकते। एक ऐप लॉन्च करके, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च जी। करके आप सोचेंगे कि मैं परिवहन सेवा की चीज़ों को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी जी इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो हम परिवहन का काम करते हैं ये ज़मीनी लेवल पे काम किया जा सकता है। इसमें सारी चीज़ें जो लगती है, जो मैनेजमेंट की चीज़ें रखती है, वो ना कि टेक्नोलॉजी के थ्रू की जा सकती है, ना किसी आईटी के थ्रू किया जा सकता है। आज आप देखेंगे ओला उबेर जैसी बहुत सारे एप्लीकेशंस और कंपनियां आई जी। हैं, मगर वो सारे अभी तक मेट्रो में ही सर्वाइव कर रही है और मेट्रो में भी उनको सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जी 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 जी। इजीली आए दिन उनके न्यूज़ छपते रहते हैं, कभी कुछ होता है। अच्छा, आप जैसे टैक्सी व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, तो इसके भी क्या अलग अलग प्रकार होते हैं कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की बात होती है, कहीं ये ओला उबर आप जो बता रहे हैं, तो इसके भी क्या अलग अलग वर्गीकरण हैं कुछ? अभी तक हमारे, मैं तो ऐसे छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यहाँ पर टेंडर के थ्रू सारे गाड़ियाँ हायर की जाती है जी। और उनका मेन फोकस ये रहता है कि हमें सबसे कम रेट जिनसे हमें मिले उन्हें वो वर्क प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें उन्होंने ऐसा कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं किया है। और आज के समय में परिवहन व्यवसाय की क्या मांग है, क्या सोचना है जैसे कि आज का हमारा मेन टॉपिक है संतुलन का जी। समीकरण, तो मेरा एक कहना था, जैसे कि भावेश भैया ने कहा जी कि चीज़ों को संतुलन करने के लिए हम चीज़ें तो प्रोवाइड कर देते जी। हैं, मगर उसका समीकरण नहीं हो पाता। जी जी। जैसे कि भैया ने हाँ, हम एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, सिटी जी। बस का मायने क्या होता है कि गाड़ी को सिटी बस को सिटी में चलाया जाए। जी जी उन्होंने सबसे अच्छा उदाहरण ये बताया कि आज जहाँ एक सिटी बस चलेगी वहाँ पर आपकी 10 से 20 ऑटो ट्रैफिक में कम हो जाएगी। जी, तो जी। यहाँ से हमें सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को अप्रूवल लॉन्च तो कर दिया गया है, जी, जी। इसका आगे यूज़ कैसे किया जाए, ना कि एक सिटी बस को बलौदाबाजार या खरोरा के लिए यूज़ किया जाए।